गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे कमलेश्वर के द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक, जिसमें हमने देखा कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय का दौरा हिंदुस्तान का होने वाला है और दिल्ली में जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है उस पर नाक नहीं है। उस पर नाक नहीं होने का कारण हमने पढ़ा कि नाक नहीं होने का कारण था कि इस अंग्रेजी मानसिकता के विरोधी विचारधारा के लोगों ने उस मूर्ति की नाक हटा दी। तब शासन के कर्णधार लोग, शासन के सूत्रधार लोग, शासन को चलाने वाले लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने उस नाक को अपनी नाक का विषय बना लिया, उसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया और उस नाक को लगाने के लिए प्रयास किए जाने लगे। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, पेज नंबर 12 देखिए आप। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, मशवरे अर्थात सलाह, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। अब मूर्तिकार यूँ तो था कलाकार, पर था जरा पैसे से लाचार। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास से थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मतलब उन अधिकारियों में से किसी अधिकारी ने उसको आवाज़ दिया कि मूर्तिकार, चाहे कुछ भी हो जाए, कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तब सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। हुक्म देने वाले शासन के अधिकारी वर्ग। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया कि सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, अर्थात प्राचीन फाइलें थी, सब गल करके या तो नष्ट हो गई या दीमकों ने उन फाइलों को ख़त्म कर दिया। जब सब हुक्कामों ने ये बात सुनी तो हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसकी जिम्मेदारी पर यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वो बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। ये कहते ही कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, अंडरलाइन करना अब ये महत्वपूर्ण लाइन है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है तो सिर्फ खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यहाँ पर उनके स्वार्थ की मानसिकता झलक रही है कि पत्थर अगर हमें मिल गया, मूर्ति के हमने नाक लगा दी तो रानी खुश हो जाएगी और हमें कुछ सहयोग प्रदान करेगी। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत, बेबसी, लाचारी या विवशता। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं भी नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। तब सभापति को गुस्सा आ गया। सभापति ने तेश में आकर कहा कि लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। अंडरलाइन करना इस पैराग्राफ को। ये हमारे उस पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को स्वीकार करने के ऊपर व्यंग्य है, जिसके कारण हमने अपनी जीवन शैली में बदलाव करके विदेशी सभ्यता संस्कृति को, विदेशी कल्चर को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लिया है और हम पूरी तरह से अपने जीवन में उस संस्कृति का अनुकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम अपनी वास्तविक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अपना चुके हैं दिल, दिमाग,
तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। देखिए आप कमलेश्वर ने कितना बड़ा व्यंग्य किया है यहाँ पर कि हर चीज़ यहाँ पर है, फिर एक बात बताओ कि पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। अब देखिए मूर्तिकार था तो पैसे से लाचार, वो तो पैसा कमाना चाहता था, इसलिए खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता हमारे यहाँ। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है, और आइडिया भी क्या है कि देखिए वो हमारे देश की उन मूर्तियों की नाक उतारना चाह रहा है जिनका इस देश के विकास में, इस देश को स्वतंत्र कराने में, इस देश की नींव रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसी मूर्तियों की नाक उतारने का आइडिया उसके द्वारा दिया जाता है। तब शासन के कर्णधार लोग उसकी इस राय को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर हालत में काम करवाना था, काम निकलवाना था, और इसी को उन्होंने नाक का अपनी प्रतिष्ठा का चिन्ह मान लिया था। तो सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब आप सोचो उन नेताओं की मूर्तियां क्यों लगी है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ तो किया है, स्वतंत्रता के लिए कुछ तो किया है, त्याग और बलिदान किया है। क्या हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनका मान सम्मान नष्ट करके और एक विदेशी की मूर्ति के ऊपर नाक लगाने के लिए इतना प्रयास करें कि अपने नेताओं की नाक काट दें, अपने स्वतंत्रता सेनानियों की नाक काट दें? ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु ऐसा विचार भी आप देखो समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, काम होना चाहिए लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जाट पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। उसने बम्बई पहुंचकर किस किस की मूर्तियां टटोली देखो। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवशी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजोग की और बिहार की तरफ चला। बिहार से होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुँचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुँचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ। आखिर में दिल्ली पहुंचा और उसने बड़ी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जाट पंचम की इस नाक से सबकी बड़ी निकली। बताओ सबकी नाक बड़ी क्यों निकली? क्योंकि उन सबका त्याग, बलिदान, देश के प्रति समर्पण भाव, मातृभूमि के प्रति प्रेम जो था, उसने उनके कद को, उनकी नाक को, उनके पद को, उनकी प्रतिष्ठा को उन अंग्रेजों से कई गुना बढ़ा दिया था, जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? बताओ उन बच्चों की नाक भी क्यों बड़ी थी? क्योंकि उन बच्चों ने भी देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान किया था, इसलिए उनका सम्मान बढ़ा था, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका देश प्रेम, मातृभूमि प्रेम बढ़ा था, जिसने उनकी नाक को बड़ा कर दिया था। इसलिए उन बच्चों की नाक भी उस जाट पंचम की मूर्ति पर फिट नहीं हुई। अब राजधानी में सब तैयारियां थी। जाट पंचम की लाट यानी मूर्ति को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जाट पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अब मूर्तिकार था तो पैसे से लाचार, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने वही पहले वाली शर्त दोहराई कि ये बात अखबार वालों तक ना पहुँचे, कमरे के गेट बंद कर दिए जाए। जिस कमरे में
कमेटी बैठी हुई थी। उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की और कहा कि चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ भारतीयों में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अर्थात देखो आप, उस विदेशी, उस अंग्रेज का सम्मान बनाए रखने के लिए हमारे जिंदा 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की नाक लगाने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। सोचो आप, क्या ये 40 करोड़ भारतीयों का अपमान नहीं था कि एक विदेशी का सम्मान बनाए रखने के लिए 40 करोड़ भारतीयों का अपमान करने के लिए तैयार हो गए हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी और मूर्तिकार को फिर से इजाज़त दे दी गई। आखिरी में क्या हुआ देखिए, अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, रवाब अर्थात मिट्टी, गंदगी, और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया और जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, अर्थात किसी भारतीय की नाक को काटकर उस मूर्ति पर लगा दिया गया। परंतु आप देखिए, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा था, उस दिन उस रानी का आगमन भारत में नहीं हुआ और एक तरह से देखा जाए तो भारतीयों का अपमान भी हो गया। और इस अपमान पर लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ जिस मीडिया को माना जाता है, वो भी क्या था कि वो भी चुप हो चुका था। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, क्योंकि कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था? रानी आई ही नहीं। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का कोई ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। ऐसा इसलिए हुआ कि न तो रानी का आगमन हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीयों का अपमान हुआ, इसलिए उस दिन कहीं पर कोई भी समारोह आयोजित नहीं हुआ। इसी के साथ पाठ समाप्त। धन्यवाद।